हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम लोग 3 पार्टों में पढ़ेंगे। पहला आपका उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास रहेगा, दूसरा मध्यकालीन इतिहास रहेगा और तीसरा आधुनिक इतिहास रहेगा। दोस्तों देखिए, हिस्ट्री जो है ये आपको इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत भी 3 पार्ट पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन हम यूपी में जो पढ़ेंगे वो यूपी के अंतर्गत जो भी चीज़ें संबंधित है, यानी कि यूपी के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हिस्ट्री को यहाँ पर हम देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए यूपी से सारो यारों के लिए, इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए होने वाला है। 20 क्वेश्चन यूपी जीके से आने वाले हैं। तो हिस्ट्री यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे इससे भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे अच्छे खासे। तो इसको जरूर बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर देखेंगे आप लोग, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हम बता दें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कौन से टॉपिक्स और चैप्टर पढ़ने होते हैं, उस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बता दें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाता है इसका, जिससे आप दोबारा डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास को यहाँ पर हमने संक्षेप में दे रखा है, ब्रीफ थोड़ा कहानी हिस्टोरी की तरह यहाँ पर दे रखा है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ में, या वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल में चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जिस तरह आप इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री को देखते हैं 3 पार्टों में, प्राचीन हो गया, मिडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया, तो यहाँ पर भी आपका यूपी के संदर्भ में भी हम तीनों पार्टों को देखेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर हम प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास को कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है उत्तर प्रदेश की, उसमें तीनों चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बात करते हैं तो देखिए, कन्नौज आपका जो एरिया है, गुप्त साम्राज्य में बात करते हैं तो कन्नौज यहाँ पर क्या हो गया था, गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र यहाँ पर हो गया था 7वीं शताब्दी में। तो कन्नौज क्योंकि यूपी का जिला यहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर जो चीज़ें यूपी के संदर्भ में है वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जब मध्यकाल आता है तो वहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत हो गया और मुगल काल हो गया, तो इनका एरिया भी कुछ ना कुछ यूपी से यहाँ पर जुड़ा रहता है। जैसे इलाहाबाद हो गया, आपका आगरा हो गया, तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद जब आधुनिक काल आता है तो यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उस समय भी यूपी यहाँ पर जो है काफ़ी रोल इसका रहता है, आंदोलन जो होते हैं उसमें भी। इसके अलावा अवध यहाँ पर क्योंकि लखनऊ का आसपास का एरिया फेमस हो जाता है आधुनिक काल में, तो उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का जो नाम पहले क्या था, संयुक्त प्रांत था, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। उसका नाम 24 जनवरी 1950 को बदला गया है, मतलब बाद में। तो 24 जनवरी को हम लोग क्या उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बता रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में भी दे देते हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की बात करें तो देखिए, जैसे आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जैसे आप पढ़ते हैं पाषाण काल हो गया, उसके बाद आप वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, फिर हड़प्पा सभ्यता, तो उसी तरह इसमें भी हम लोग देखेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का एरिया रहता है उसको उस समय में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। तो ये हमने चीज़ें पहले आपको बता रखी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रामायण महाभारत का काल वैदिक सभ्यता जब रहता है तो उस समय की रचना जो एरिया रहता है वो भी यूपी के अंतर्गत आपका एरिया आता है। नेक्स्ट यहाँ पर इतिहास का काल विभाजन किया जाए तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले ऐतिहासिक स्रोत की बात करें, यानी कि यूपी के इतिहास को लिखने के लिए कुछ स्रोत लिए गए हैं, प्राचीन स्रोत। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो मथुरा का पथवार हो गया और कान्हारा शिलालेख हो गया, जौनपुर का यहाँ पर सलेनू शिलालेख हो गया, इसके अलावा हस्तिनापुर का सोनपुर की गुफा का शिलालेख हो गया। तो ये कुछ प्राचीन चीज़ें मिली हैं जिससे इसकी जो प्राचीन हिस्ट्री है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री उत्तर प्रदेश की, उसकी पता चलता है। बाकी यहाँ पर डिटेल में हम आगे चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जो आपका इतिहास का काल विभाजन होता है, ये तो चीज़ें हमने पहले आपको बता रखी है, और विस्तृत रूप से आप इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर में इसको देखेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपका प्रागैतिहासिक काल आता है, जिसमें पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल आते हैं। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक आता है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इसमें देखिए, ना लिपि थी, ना इसमें आदमी मनुष्य बोलना लिखना जानता था, और तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक में यहाँ पर लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन ये लिपि हम लोग से पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में यहाँ पर जाना जाता है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा जितना जब से लिखित इतिहास मिलना शुरू हो जाता है वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत हम लोग महाजनपद काल और मगध राजवंश ये सब चीज़ें देखेंगे यूपी के संदर्भ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, तो देखिए, अब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, इसमें पाषाण काल आपका आता है। तो पाषाण काल यहाँ पर हम देखेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इन तीनों के काल में जो यूपी के संदर्भ में एरिया रहेंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा यदि आप डिटेल इसकी जानकारी चाहते हैं प्राचीन भारत की, तो उसका जो हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का चैप्टर है, वीडियो क्लासेज है, उनको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल में क्या होता है,
कि मनुष्य उस समय क्या था, आदिम मनुष्य था और उसका कहीं एक जगह ठहराव नहीं होता था, इधर उधर घूमता रहता था और जानवरों का शिकार करता था, मुख्य रूप से पत्थर के बने औजारों का यूज करता था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य बेलन घाटी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बेलन घाटी इलाहाबाद, सिंगरौली, सोनभद्र एवं चकिया, चंदौली से प्राप्त होते हैं। कभी भी पूछ दे कि पूरा पाषाण काल या पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से, तो आपके बेलन घाटी हो गया, सिंगरौली हो गया और सोनभद्र इस जिला आपका आता है, चकिया हो गया, चंदौली। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बेलन घाटी के पुरातत्व की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी ए आर शर्मा के निर्देशन में कराई गई। लोहदा नाला क्षेत्र ये बेलन घाटी के अंतर्गत ही आता है, के साथ साथ अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई। यानी कि आप यहाँ पर पाषाण काल में एक पढ़ेंगे, मात्र यहाँ पर एक प्रतिमा मिलती है जो मात्र देवी की है। ये देखिए, ये आपका हड़प्पा सभ्यता वाला मात्र देवी की प्रतिमा नहीं है, ये यहाँ पर एक नर्तकी की मूर्ति है मुख्य रूप से, जो इसमें मिलती है पाषाण काल के अंतर्गत, उसको पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो नहीं है यहाँ पर, ये दूसरी है। तो ये आपका कहाँ पर मिला है, बेलन घाटी के अंतर्गत, इलाहाबाद के अंतर्गत मिला है। इसको जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछ दे कि यदि पाषाण काल का सबसे पुराना स्रोत कौन सा है, तो बेलन घाटी इलाहाबाद का है। यूपी के संदर्भ में पूछे तो कौन सा जिला यूपी के अंतर्गत आता है, तो इलाहाबाद आता है, जहाँ से प्राचीन यानी पाषाण काल का हमको अवशेष मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मध्य पाषाण काल जब आता है तो इसमें कई सारे यूपी के जिले शामिल हो जाते हैं, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। जैसे आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, यहाँ पर लिखैया हो गया, लिखैया यहाँ पर क्या है, शिलालेख यहाँ पर काफ़ी सारे मिले हैं। यानी कि उस समय भले वो क्या था, मतलब यहाँ पर चित्रलेख मिले हैं एक प्रकार से, वो शिलालेख के अंतर्गत चित्रलेख है, यहाँ पर मतलब कि कुछ लिखा नहीं गया है, चित्र के माध्यम से यहाँ पर चीज़ें मिली हैं। और लिखैया के अंतर्गत आपकी और भी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हो गया, फूलपुर गांव करछना हो गया, प्रतापगढ़ देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब मध्य पाषाण काल में आते हैं वहाँ पर इस काल में मध्य पाषाण काल में आपको पहली बार कंकाल पूर्ण रूप से मिलना शुरू हो जाते हैं, प्राचीन यानी कि जो पाषाण काल के हैं। तो ये आपका प्रतापगढ़ ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत सराय नाहर राय, मदहदा और दमदमा ये एरिया आते हैं। तो कभी भी पूछा जाए कि पाषाण काल के अंतर्गत कंकाल किस एरिया से प्राप्त हुए हैं, कौन सा जिला आता है यूपी का, तो प्रतापगढ़ आता है, और जो उसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं उनके नाम सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा ये हैं। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ में जो है वहाँ से 15 समाधान प्राप्त हुए हैं, यानी कि मतलब दफनाया गया था उन लोगों को, और जिनके मृतक का सिर पश्चिम की ओर है। चौपानी मांडू जो कि इलाहाबाद है, यहाँ से भी आपके मध्य पाषाण काल की झोपड़ियाँ, मिट्टी के बने बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मदहदा स्थल से उपकरणों के साथ साथ गर्त, चूल्हे, अस्थि एवं सिंह के आभूषण के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी जब दफनाया जाता था तो उनके साथ उनकी चीज़ें भी रख दी जाती थी, जिसमें मुख्य रूप से आभूषण होते थे और सिंह के बने ये आभूषण आपके होते थे। तो ये यहाँ पर मिला है, वो कहाँ से मिला आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जो आपका प्रतापगढ़ के अंतर्गत जो जिला है मदहदा, उसके अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत जो एरिया महदहा है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नवपाषाण काल जब आता है तो यहाँ पे देखिए इलाहाबाद का बेलन घाटी, कोल्हिडवा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चावल के साक्ष्य आपको यहाँ से मिले हैं। और मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र, ये जिले फेमस हो जाते हैं। कोल्हिडवा से क्या होता है, चावल का प्रथम साक्ष्य यहाँ पर सबसे प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिला है, ध्यान रखिएगा। ये हाल ही में जो है इससे पहले आपका मेहरगढ़ था, तो ये हाल ही में जो खोज हुआ है उसके अंतर्गत रंगपुर था इससे पहले, यहाँ से प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है, लेकिन अब कोल्हिडवा जो है वहाँ से प्राचीन चावल के साक्ष्य मिला है हाल ही खोजों के आधार पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ताम्र पाषाण काल जब आता है तो यहाँ पर देखिए ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत जो यूपी का जिला मेरठ और सहारनपुर है, यहाँ से कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जाए तो तांबे का यूज इस समय होने लगा था, तो तांबे के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। ताम्र कांस्य सभ्यता का उदय होता है, इसके बाद संध सभ्यता ताम्र कांस्य सभ्यता ही होती है, यानी कि ताम्र पाषाण काल जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद आपका यहाँ पर जो है ताम्र कांस्य सभ्यता का उदय होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल जब आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, तो इसमें यूपी के कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें मुख्य रूप से सैंधव सभ्यता आता है आपका, जिसका साक्ष्य राज्य के पश्चिमी भाग में जो आलमगीरपुर मेरठ है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के देखिए 4 स्थल थे, एक पूर्वी जो मतलब किनारे पे स्थल है, एक पश्चिमी और एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो पूर्वी स्थल के अंतर्गत आपका यही यूपी का आ जाता है, आलमगीरपुर मेरठ, और ये हिंडन नदी के किनारे था। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण में भी थे, और पश्चिम में आपका वही सुतकांगेडोर आ जाता है, और उत्तर में यहाँ पर जम्मू कश्मीर का मांडा आ जाता है चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिण में दाइमाबाद आ जाता है महाराष्ट्र में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, नई खोजों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का साक्ष्य बुलंदशहर में भी मिला है, मुजफ्फरनगर के मांडी गाँव एवं कैरौना क्षेत्र में भी मिला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर आलमगीरपुर मेरठ वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए
वैदिक काल जब आता है तो वैदिक काल दो भागों में आपका बटा है, सभी को पता है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जब आर्य आए थे तो इनका एरिया पहले क्या था, पश्चिम की तरफ था। भारत के नक्शे में बात की जाए तो भारत के नक्शे में यहाँ पे देखिए पश्चिम की तरफ इनका एरिया था, पश्चिम और उत्तर की तरफ इधर से आए थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो ये उत्तर प्रदेश के अन्य जो एरिया हैं वहाँ पर चले जाते हैं, गंडक नदी के आगे तक। तो यूपी का काफ़ी एरिया आ जाता है। तो उस समय मध्य देश के नाम से उत्तर प्रदेश का एरिया जाने लगा था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग आते हैं तो मध्य देश यूपी हो जाता है। और जो पहले पूरा जहाँ पर आर्य रहते थे, पूरा एरिया की बात करें तो भरमसी देश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक काल, यहाँ पर महाकाव्य काल और महाजनपद काल। अब आपका ऐतिहासिक काल जो आता है यानी कि आधे ऐतिहासिक काल के बाद जहाँ से लिखित इतिहास मिलना शुरू हो जाता है, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जो लिखित इतिहास मिलता है वहाँ से चीज़ें ज़्यादा आती हैं आपके सिलेबस में और प्रश्न भी वहाँ से ज़्यादा बनते हैं। तो महाकाव्य काल के अंतर्गत रामायण महाभारत का काल रहा है। तो यहीं पर जो आपके ये एरिया थे, जैसे ये कौशल, काशी, ये सब चीज़ें, विदय, मगध, तो ये सब एरिया इसके अंतर्गत आते थे। तो यूपी के भी क्षेत्र यहाँ पर शामिल थे, यानी लोग जो रहते थे वो यूपी के अंतर्गत भी रहते थे, इस कारण से इसको इसके शामिल किया गया है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका महाजनपद काल आता है, जहाँ से आपका मगध का उत्कर्ष हो जाता है। तो महाजनपद काल जब तक चलता है, जहाँ आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म इसके साथ साथ चलता है, तो महाजनपद काल के अंतर्गत कई राजा आपके होते हैं और यहाँ पर 16 बड़े यहाँ पर क्या हो जाते हैं, महाजनपद हो जाते हैं। इससे पहले क्या था आपका, जब महाजनपद नहीं था तो उससे पहले यहाँ पर कबीले के रूप में सभी रहते थे। जब आपका वैदिक काल चल रहा था तो कबीले का यहाँ पर क्या हो जाता है, जुड़ा हो जाता है, कई कबीले एक साथ मिल जाते हैं और एक बड़े एरिया पर अपना राज्य करते हैं, उनका एक ही राजा होता है। तो उस समय जब महाजनपद काल आता है तो उस समय देखिए यूपी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ से, क्योंकि महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे उसमें से 8 महाजनपद सीधे सीधे यूपी से आते थे, यूपी के एरिया पर थे, यूपी से रिलेटेड थे। तो वो कौन से 8 थे, इनको जरूर ध्यान रखिएगा कि सीधे सीधे आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 16 महाजनपदों में यूपी में कितने महाजनपद शामिल थे, यूपी के कितने महाजनपद शामिल थे, या यूपी में कितने स्थित महाजनपद थे। तो टोटल 8 थे। सीधे सीधे एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा। आप कौन कौन से थे शामिल, यदि पूछ दे इन जनपदों में शामिल कौन नहीं था, तो ये सब नाम हमको याद ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनका नाम देख लीजिए एक बार और मैप पर जरूर देख लीजिएगा एक बार। मैप के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। कुरु महाजनपद आपका यूपी के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इसके अंतर्गत दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर हरियाणा में जो आता है उसका भी एरिया कुछ लगता था, लेकिन क्योंकि मेरठ लग रहा है यूपी का है तो ये यूपी के अंतर्गत ही माना आपका जाएगा। पंचाल हो गया जिसकी राजधानी अहिछत्र थी, सूरसेन हो गया जिसकी राजधानी मथुरा थी, वत्स हो गया जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, कौशल हो गया जिसकी राजधानी साकेत थी, मल हो गया जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, काशी हो गया जिसकी राजधानी वाराणसी थी और चेदी हो गया जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। तो ये 8 महाजनपद इस यहाँ पर आते हैं। और एरिया कौन सा था इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एरिया कभी कभी हो सकता है आपका जनपद महाजनपद देने के बाद एरिया पूछ दे कि किस एरिया के आसपास ये आता था। तो मुख्य रूप से यहाँ पर देख लीजिए, वत्स जनपद आपका इलाहाबाद हो गया, कौशल जो था वो अयोध्या के आसपास का था, मल कुशीनगर और पावा के अंतर्गत चले जाएंगे, काशी तो सीधे आपको पता होगा वाराणसी के आसपास का, और चेदी जो था वो बांदा के आसपास का एरिया था, कुरु आपका सीधे मेरठ में चला जाएगा, मेरठ के आसपास का शहर, पंचाल आपका यहाँ पर फर्रुखाबाद बंदाऊ हो जाएगा, सूरसेन देखिए इंपॉर्टेंट है और ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों देखते हैं अब जैन धर्म। तो जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म के अंतर्गत जो आपका महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के संस्थापक जिनको माना जाता है, तो वो 24वें तीर्थंकर यहाँ पर थे, क्योंकि उन्हीं के समय के बाद से आपका जैन धर्म का विकास और तेजी से हुआ। तो इनका जन्म जो तो वो तो वैशाली आपका बिहार में हो गया था। और यहाँ पर देखिए जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जिनको पार्श्वनाथ कहा जाता है, उनका जन्म यहाँ पर वाराणसी में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चंद्रप्रभा संभरनाथ, इनका जन्म भी यहाँ वाराणसी में हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्रों मथुरा और उज्जैन में से एक था, यानी कि जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो यूपी में मथुरा और उज्जैन। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र आपका यहाँ पर मथुरा और उज्जैन रहता है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। कुषाण काल में ध्यान रखिएगा, कुषाण काल कब आता है, जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है आपका, तो मौर्योत्तर काल में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको कुषाण काल यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो
यहाँ पर देखिए मथुरा जैन धर्म का एक केंद्र बन जाता है, क्योंकि देखिए जब आगे भी चलकर महाजनपद काल से जैन और बौद्ध धर्म का शुरुआत हो जाता है और आगे जाकर ये धर्म और ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और फिर जाकर और आगे जाएंगे तो इनका पतन होने लगता है इन धर्मों का। मथुरा और उज्जैन ये प्रमुख केंद्र यहाँ पर रहते हैं। तो ये दो नाम ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो एक ऑप्शन इसमें से होगा या दोनों ऑप्शन होंगे। तो ये आपको मथुरा और उज्जैन ध्यान रखना पड़ेगा कि जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन थे। नेक्स्ट यहाँ पर बौद्ध धर्म अब आता है। तो बौद्ध धर्म का बात करें तो यहाँ पर दो गौतम बुद्ध थे। ये कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में कौन अवस्थित है, ये आपका कपिलवस्तु। और इनकी माता गोरखपुर जो कि रामग्राम में अवस्थित है, कोलिय गणराज्य की कन्या थी। तो कोलिय गणराज्य आपका रामग्राम गोरखपुर के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। कपिलवस्तु के राजा जो थे सिद्धार्थनगर जिले में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती है तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। सारनाथ यहाँ पर ऋषिपत्तनम मृगदाव दूसरे नाम भी इसके आते हैं में दिया। इसको क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कौशल की राजधानी ये आपकी है श्रावस्ती। बुद्ध की मृत्यु महानिवारण उसको कहा जाता है जो कि कुशीनारा वर्तमान कुशीनगर में हुई थी। तो ये आपका नाम यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। बौद्ध धर्म का पालना किस प्रदेश को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को। और बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश के 7 प्रमुख गणराज्य थे। गणराज्य देखिए अलग होता है। गणराज्य जो होते हैं इसमें मुख्य रूप से देखिए कुशीनारा के मल्ल जो थे फेमस थे, पावा के मल्ल फेमस थे, पिपलियन के मौर्य फेमस थे, जिसका मौर्य वंश यहाँ पर चलता है। तो ये यहाँ पर फेमस हुए थे बौद्ध काल में। नेक्स्ट यहाँ पर मगध का उत्कर्ष जब होता है तो इसके अंतर्गत आपका सबसे पहले कई सारे वंश आते हैं, जैसे हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश। उसके बाद आपका मौर्य वंश आता है। तो मौर्य वंश के अंतर्गत यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर समझेंगे यूपी के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए मौर्य वंश के अंतर्गत आपका जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है, राजा बनता है, तो उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बनता है और फिर अशोक उसका पुत्र जो होता है बिंदुसार का वो राजा बनता है। तो अशोक ने क्या किया, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर इसने विजय प्राप्त की। और अशोक ने ब्राह्मण धर्म से संबंधित ये पहले था, लेकिन बाद में इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हो जाती है क्योंकि बौद्ध धर्म का शुरुआत आपका यूपी के आसपास एरिया में काफ़ी फैला हुआ था और ये मगध का शासक था, तो इसने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब यहाँ पर देखिए जो शिलालेख हैं यही इंपॉर्टेंट है यूपी के संदर्भ में। यहाँ पर जो अशोक के शिलालेख होते हैं वो आपके यूपी के संदर्भ में मौर्य काल में यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए अशोक ने कई शिलालेखों का यहाँ पर क्या किया था, कई शिलालेख लिखवाए थे उसने। तो उसमें मुख्य रूप से मेरठ के स्तंभ लेख, जो मेरठ का एक स्तंभ लेख थे, देखिए अशोक ने शिलालेख भी यहाँ पर गढ़वाए थे और यहाँ पर स्तंभ लेख भी उसने बनवाए थे। तो शिलालेख और स्तंभ लेख के अंतर्गत यहाँ पर जो मेरठ का स्तंभ लेख था उसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया तथा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयाग के किले यानी इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया। तो ये दो इम्पॉर्टेंट लेख शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं। तो स्तंभ लेख यहाँ पर देखिए जो दिल्ली वाला था, दिल्ली में लाया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा, और ये कहाँ पर था, मेरठ में। तो इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख ये था, ध्यान रखिएगा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहा जाता है। और जो एक और स्तंभ लेख था उसको अकबर ने क्या किया था, प्रयाग के किले में वो लाया था। यहाँ पर प्रयाग के किले में वो था और दिल्ली में वो लाया था, तो यहाँ पर उसको दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सारनाथ में धर्मराज स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मौर्योत्तर काल की अब हम बात करते हैं। तो मौर्योत्तर काल में क्या होता है कि भारत के पश्चिम क्षेत्र पर यानी मौर्य काल का जब समाप्त होता है तो क्या हो जाता है, मगध का शासक बहुत बड़ा यहाँ पर अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार, फिर अशोक हुआ। लेकिन जैसे ही मौर्य काल के अन्य राजा आते हैं अशोक के बाद भी, तो वो सब सही से राज्य नहीं कर पाते हैं, फिर क्या हो जाता है कि टूटने लगता है पूरा राज्य आपका। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शक्तियों का उदय हो जाता है। पहले क्या था, पूरे उत्तर भारत से लेकर कुछ दक्षिण का एरिया भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था और सब के नियंत्रण में ही रखता था। लेकिन जैसे ही अशोक की यहाँ पर मृत्यु होती है उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी विकेंद्रीकरण हो जाता है, आसपास के एरिया के राजा शक्तिशाली हो जाते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, वो अपने आप में ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो पश्चिम का एरिया था यहाँ पर कुछ विदेशी राजा या शासकीय शक्तियाँ भी आ गई थी जिन्होंने कुछ एरिया भारत के कवर कर लिया था, जिसमें मुख्य रूप से आपका हिंदयवन, शक और कुषाण आते हैं। और जो मध्य का एरिया था वहाँ पर ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसमें से शुंग वंश आप कहा जाता है, कर्ण वंश आ जाता है और सातवाहन वंश जो कि पहले महाराष्ट्र में आता है फिर दक्षिण में चला जाता है सातवाहन वंश। तो ये चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। अब इस जो मौर्योत्तर काल में जो चीज़ें यूपी से रिलेटेड है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए
शुंग वंश की बात करें तो इसने अपनी राजधानी विदिशा बनाई जो कि एमपी में स्थित था। इसके अलावा अयोध्या से प्राप्त शिलालेख के अनुसार अयोध्या से मिला है पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। हम लोग ब्राह्मण जो शासक रहे हैं इस समय यानी कि मध्य भारत में उसकी बात करेंगे, फिर पश्चिम में जो बाहर शक्तियाँ आई थी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस काल में उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा स्थापित कला तथा ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था। यानी इस समय संस्कृत भाषा यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाती थी शुंग वंश में, क्योंकि इसका जो शिलालेख है यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग का वो संस्कृत में ही लिखवाया गया है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपका संस्कृत की बात की जाए तो किस काल में उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो शुंग काल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शक वंश जब होता है तो यहाँ पर शक मूल रूप से मध्य एशिया की बर्बर खाना बदोश जनजाति थी। शक कौन थे? शक जो यहाँ पर देखिए पश्चिम की तरफ से जो आए थे राजवंश थे, बाहर से जो आए थे, तो ये मध्य एशिया की खाना बदोश जनजाति थी। और इन्होंने क्या कब्जा किया, जब आगे ये लोग बढ़े तो इन्होंने मथुरा, तक्षशिला, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि पर इन्होंने विभिन्न शाखा इनकी क्या हो गया, कब्जा हो गया इनका। मथुरा शाखा की बात करें तो यहाँ पर शासक कौन बना प्रथम, वो राजुल था, जिसका उल्लेख मोरा मथुरा से प्राप्त ब्राह्मी में उत्कीर्ण लेख में हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुषाण वंश का जब शासन होता है, हिंद एवं शक कुषाण, तो कुषाण लास्ट में आते हैं। जो विदेशी शक्तियाँ, विदेशी शासक जो होते हैं उसमें कुषाण लास्ट में आते हैं। और कुषाण शासक के अंतर्गत यहाँ पर जो राजा थे इनकी मुख्य रूप से राजधानी की बात करें तो पुरुषपुर या पेशावर थी। तो पेशावर इनकी एक राजधानी थी और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण राजधानी इनकी मथुरा बन गई थी। मथुरा में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी और इस समय मथुरा व्यापार संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो यहाँ पर देखिए मौर्योत्तर काल में सबसे बात की जाए कि पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध केंद्र मौर्योत्तर काल में कौन सा रहा, या कुषाण वंश के समय यूपी का कौन सा जिला या केंद्र सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, तो आपका मथुरा था, ध्यान रखिएगा। कनिष्क के समय कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों गांधार और मथुरा का विकास हुआ। तो ये दो शैलियाँ बनी, एक गांधार शैली आपकी बनी, एक मथुरा शैली बनी। दोनों अपने आप में गांधार शैली जिसमें आपका क्या था, ये यूनानी और भारतीय शैलियों से मिलकर बना था, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गुप्त काल अब आ जाता है, मौर्योत्तर काल की समाप्ति होती है और इसमें एक मजबूत राजा का उदय होता है भारत में जो कि गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। और गुप्त काल का संस्थापक की बात की जाए तो श्रीगुप्त यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त प्रथम इस जो गुप्त काल था, गुप्त वंश, उसका सबसे शक्तिशाली राजा बनता है और ये मगध की सीमा को काशी तथा कौशल तक बढ़ाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बनता है और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का अंग हो गया था। जब गुप्त साम्राज्य था तो सबसे ज़्यादा जो एरिया आता था, यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का एरिया गुप्त साम्राज्य में शामिल हो गया था। जब चंद्रगुप्त विक्रांत द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त सेकंड कहा जाता है, उसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, वो जब गद्दी पर बैठा तो यहाँ पर विद्या का सबसे बड़ा प्रेमी था वो। इसके बाद इसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसमें कालिदास हो गया, नवरत्न इसके दरबार में रहते थे। तो धन्वंतरी हो गए, क्षणपक यहाँ पर हैं, अमर सिंह हो गए, शंकु हो गए, बेतालवट, घटकर, बरामीर, वरुचि, ये सब लोग थे। और इसके शासनकाल में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाने लगा था। यहाँ पर मुख्य रूप से मंदिर कला का जो विकास हुआ वो गुप्त काल में ही हुआ। यानी उत्तर भारत में जो आप शैली देखते हैं मंदिरों की, वो गुप्त काल से ही स्टार्ट होती है। और यहाँ पर सारनाथ और मथुरा काफ़ी बौद्ध प्रतिमाओं का भी इस समय इन्होंने निर्माण किया। कानपुर के भीतरगांव का मंदिर, गाजीपुर के भीतरी तथा झांसी के देवगढ़ का मंदिर जो हुआ है वो गुप्तकालीन ही मंदिर है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है, कानपुर का भीतरगांव का मंदिर किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गुप्तकालीन स्थापित कला की बात कर लेते हैं। तो वही देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो कि ललितपुर जिले में स्थित है। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल से संबंधित है, गुप्त काल से। स्थित कहाँ पर है, ललितपुर में। यह नागर शैली में, क्योंकि उत्तर भारत में आपका कौन सी शैली विकसित हुई, नागर शैली, ध्यान रखिएगा, मंदिरों की नागर शैली विकसित हुई थी। और नागर शैली में बना यह मंदिर भारत में शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। यानी यही एक मंदिर था, कौन, ललितपुर का देवगढ़ का दशावतार, जिसके शिखर बने थे, यानी ऊपर जो शिखर बनता है मंदिर के, वो यहाँ पर बना था। इसके अलावा भीतरगांव का जो मंदिर है, कानपुर का भीतरगांव का मंदिर, ये भी आपका यूपी के अंतर्गत आता है, यूपी का जिला है। तो यहाँ पर ये भी गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्त शासकों द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गुप्तकालीन अभिलेख और शिलालेख की बात करें तो बिलसद अभिलेख है वो आपका एटा जिले में स्थित है। गढ़वा अभिलेख है वो इलाहाबाद जिले में स्थित है। करमदंड अभिलेख है वो फैजाबाद जिले में स्थित है। इस प्रतिमा की स्थापना कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वी सेन ने की थी। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको ध्यान रखिएगा, करमदंड अभिलेख। नेक्स्ट मनकुंवर अभिलेख है, ये आपका इलाहाबाद राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा मथुरा का शिलालेख है। तो ये आपके कुछ शिलालेख है। और भीतरी शिलालेख कई बार नाम आता है, भीतरी शिलालेख ये गाजीपुर में स्थित है और इसमें पुष्यमित्र व हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का उल्लेख है। ये किसका शिलालेख है? स्कंदगुप्त का शिलालेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख। और ये गुप्त काल का शासक आपका था, ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे हो जाता है, काफ़ी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन से जो यूपी के संदर्भ में चीज़ें हैं उसको देखेंगे मध्यकालीन हिस्ट्री में, और उसके बाद हम लोग आधुनिक हिस्ट्री देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।